हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी का नाम है कयामत। और हाँ, आज हम पहले ही बता रहे हैं, आज जुनूनियत नहीं आने वाली है। उसके लिए कल तक का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा जाने माने। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ईशा को बचाते हुए शालू उसके सामने आ जाती है और उसे गोली लग जाती है। अब आगे। कैफे के बाहर रात के 11 बज रहे थे और इसी बीच हवा में बारूद की हल्की गंध अभी भी थी। चीखें अब सिर्फ ध्वनि नहीं, एक स्मृति बन चुकी थी। कैमरा धीरे धीरे पास आता है। रवीना पुलिस वर्दी में भागते हुए एक संदिग्ध को दबोचती है। उसके हाथ एक पिस्टल है, लेकिन रवीना का वार तेज होता है। एक किक और जमीन पर रवीना पलटते हुए चिल्लाती है, नीचे रहो, दूसरा अंदर है। गोली चलती है और भीतर से 2 पुलिसकर्मी बाहर आते हैं। एक और हमलावरों को मार गिराया गया था और कैफे के अंदर के हालात बद से बदतर थे। कैफे की मेजें उल्टी पड़ी है, कांच के टुकड़े चमक रहे हैं और ठीक बीच में ईशा जमीन पर बैठी है। सालू का सिर उसकी गोद में है। ईशा कांपते हुए, शालू उठो, उठो ना सालू, कुछ कुछ बोलो प्लीज, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती। सालू की सांसें टूट चुकी थी, लेकिन ईशा के लिए ये मानना अब भी जैसे मुमकिन नहीं था। वो मान ही नहीं सकती थी। रवीना अंदर आती है। उसके चेहरे पर धूल और पसीने की लकीरें हैं। वो दौड़ती है और देखती है शालू को बेसुध पड़ी। ईशा, वो मेरी वजह से बीच में आ गई। रवीना, मुझे बचाने, मैं उसे रोक नहीं सकती। प्लीज़ उसे उठाओ ना, वो सोई हुई है, प्लीज़ उसे उठाओ। रवीना उसके पास बैठ जाती है, ईशा को थाम लेती है और सालू की नब्ज जांचती है। उसकी सांसें थम चुकी है। सालू जैसे सब कुछ छोड़ चुकी थी और ईशा की आंखें बहने लगती है। रवीना का चेहरा सख्त है। वो सिर हिलाती है और ईशा को बताती है कि सालू अब नहीं जगेगी, कभी नहीं। ईशा चीखती नहीं, चिल्लाती नहीं, बस आंखों से आंसू की धार है जो रुकती नहीं है, थमती नहीं है। और ये जैसे मुमकिन नहीं था देख पाना रवीना के लिए। रवीना के हाथ उसके सीने से हटते हुए शालू की हथेली की ओर जाते हैं। मुट्ठी बंद है। रवीना धीरे धीरे उसे खोलती है। वहाँ एक कागज का छोटा सा टुकड़ा है, खून से थोड़ा भीगा हुआ। कागज पर लिखा था, मेरी दोस्त बेहद कमजोर है, अपने पास कई दिल रखती है और मुफ्त में बांट देती है। उसका ध्यान रखिएगा, उसे आपसे बहुत उम्मीद है। इसके साथ ही उस कागज के नीचे एक लाइन लिखी थी, हो सके तो इसे इसके अंकल से बचा लीजिएगा, अमित अंकल। रवीना की आंखें सिकुड़ती है और रवीना धीरे से, अमित। फिर खुद ही वो बुदबुदाती है, तो ये सब सिर्फ ईशा के लिए नहीं था, ये कोई बहुत बड़ा खेल है और ईशा इसमें सिर्फ मोहरा है। कैफे के बाहर शायरन, लाशें और टूटे पल। ईशा एक कोने में बैठी है, कुछ नहीं कहती, बस रो रही है। रवीना उसके पास बैठती है, कुछ नहीं कहती, बस हाथ थामे रखती है और एक हाथ उसके कंधे पर रखती है। ईशा मुस्कुराते हुए, सब छोड़कर चले गए रवीना मुझे। देखो ना, एक पल में सब छोड़कर चले गए। फिर से बचपन में माँ और बहन चली गई, अभी 2 दोस्त चले गए, रोहित का पता नहीं और इसके साथ ही वो टूट पड़ती है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं बहुत बड़ी अभागन हूँ रवीना, जो भी मेरे करीब रहता है वो दूर हो जाता है। मैं बहुत बड़ी अभागन।
रवीना धीरे से उसके सिर को अपने कंधे पर रख दी। नहीं, तुमसे जुड़ने वाला हर इंसान अपनी मर्जी से जुड़ता है। तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाना उनकी गलती। और शालू तो तुम्हारे साथ है हमेशा। तुमसे मोहब्बत करती थी वो, और जो हमसे मोहब्बत करते वो हमें छोड़कर कहाँ ही जाते हैं। शालू, देखो कि हर उदास चेहरे, हर खुश चेहरे में तुम्हें सालू नजर आएगी, और इस तरह वो तुम्हें रोता देख बिल्कुल खुश नहीं होगी। इधर एक महिला सड़क किनारे खड़ी है, सफेद कोट, काले दस्ताने और आंखों पर चश्मा। वो सब देख रही थी और फिर एक टुकड़ा फाड़ती है और जेब में रख लेती है, जैसे कि उसका मकसद इसी टुकड़े को जमा करना था। शिमला की घाटी में एक शांत शमशान, जहां वादियों की खामोशी और चीड़ के पेड़ की सरसराहट मिलकर दुख की चुप्पी बन चुकी है। सुबह का पहला पहर है, सूरज अभी भी पेड़ों के पीछे ही है, हल्की धुंध है। सालू का शव एक सफेद चादर में लिपटा हुआ फूलों से ढका। चारों ओर कुछ करीबी लोग, जिनके चेहरे पर अविश्वास की झुर्रियां। ईसा सफेद सलवार कुर्ते में बिना ज्यादा सजावट, बस उसकी आंखों में लाल डोरियां जो बीती रात की नींद और आंसुओं की गवाही देती है। रवीना थोड़ी दूर खड़ी है, उसके चेहरे पर वही सख्त मुखौटा है जो वो अक्सर पहनती है, लेकिन आज उसकी आंखें नमी छिपा नहीं पा रही थी। और फिर पंडित की आवाज धीमी सी गूंजती है, यही सत्य है। सालू जैसे ईशा का हाथ थाम चुकी थी, सालू जैसे अपने जीवन को जी चुकी थी, और अब सालू निर्जीव थी। सालू के पिता कांपते हाथों से कंधा देते हैं, उनके पीछे ईसा चल रही है, और अंतिम क्षणों में रवीना धीरे धीरे उसके पास आ जाती है, बिना कुछ कहे, बस उसके कदमों से कदम मिला रही थी, जैसे ये दिलासा दे रही हो कि वो है उसके साथ। पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, ईशा के हाथ कांपते हैं, लकड़ियां चिता के चारों ओर रखी जा रही, फूल उतरते हैं और कुछ हवा में उड़ जाते हैं। रवीना हाथ में एक मिट्टी का डाला लिए ईशा के पास आती। ईशा की आंखें मिलती है और टूटी आवाज में उसने इतना ही कहा, मैंने कभी नहीं कहा उससे कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ, अपने ही तरीके से पर करती हूँ। वो जानती थी ईशा। रवीना की आवाज भी मानो कपकपा रही थी। जो लोग सच्चा प्यार करते हैं उन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। वो बखूबी जानती थी तुम्हारी मोहब्बत को। वो जानती थी कि वो तुम्हारे लिए क्या है, और इसी कारण उसने उससे तुम्हारे लिए एक वादा लिया था। ईशा की आंखों में आंसू भर आए थे। शालू उसके जीवन का वो आधार थी जिसके बिना वो खुद की कल्पना तक नहीं कर सकती थी, और आज वो आधार भी उससे छीन चुका था। वो रवीना के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती। रवीना उसका हाथ पकड़ती और फिर दोनों मिलकर उस जलती हुई चिता को देखते, मानो उस अग्नि से ही वादा कर रहे हों अपने साथ का। मानो रवीना सालू को थामे सालू के वादे को लेकर चल रही थी और ईशा के हाथ को अपने हाथ में रखी थी। कभी नहीं सोचा था रवीना ने इस जगह पर आते साथ कुछ करीबी रिश्ते यूं बनेंगे उसके, लेकिन आज रवीना की आंखों में आंसू थे। याद कर रही थी वो अपनी और सालू की पहली मुलाकात, वो जलन, वो तंज, और आज का दिन जब वो
आंखों से आंसू बहा रही थी उस इंसान के लिए जो कहीं न कहीं अनजाने में ही उसका भी कुछ बन चुका था। रिश्ते यही होते, कब हमें अपनी डोर से बांध ले हमें समझ नहीं आता। आँख की लपटें धीरे धीरे उठने लगती, सफेद धुएं के बीच ईशा एकटक देखती है, याद करती है सालों की हंसी, उसके साथ बिताया हुआ बचपन, उसके ताने और आखिरी में वो रवीना, इसका ध्यान रखना कि बहुत जल्दी टूट जाती है। और एक बार फिर से आंसू उसकी आंखों से बिफर पड़े थे। कई घंटे बाद घाटी की सीढ़ियां उतरते हुए रवीना और ईशा एक साथ चुपचाप चल रही थी। बातें खत्म हो गई थी लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा था। रवीना, धीरे से, उसने अपनी जान दी तुम्हारे लिए और जाते जाते तुम्हें मेरे हवाले कर। और ईशा यूं ही अनायास पूछ बैठी, क्या तुम संभाल पाओगे मुझे या तुम भी यूं ही छोड़कर चली जाओगे? रवीना के चेहरे सख्त थे। नहीं जानती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी कि अपने वादे को पूरा कर सकूं। कैफे की दीवार पर अब एक नई तस्वीर टंगी है, सालों की मुस्कुराती हुई फोटो, और नीचे लिखा है, जो हर मुस्कान के पीछे खड़ी रहे वो शालू है। ईशा एकटक उस तस्वीर को देख रही है, जैसे उस पर माला चढ़ाने की इजाजत उसने किसी को नहीं दी। वो शालू की मुस्कुराहट है, वो ऐसे ही जीवंत है। और उसी तस्वीर के नीचे एक और पंक्ति लिखी हुई, कभी कभी कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी जिंदगी को पूरा करते हैं। मेरा तुम्हारे साथ कुछ यूं ही रिश्ता था। जैसे समय बदल गया था, वक्त बदल गया था और जज्बात भी अब पहले से ज्यादा तीव्र हो गए थे, पहले से ज्यादा सक्षम हो गए थे। शिमला में ओंकारनाथ राजदान का पुराना लकड़ी का घर, जहाँ सर्दियाँ भी सूरज कम नजर देते थे और दीवारों पर गुजरे समय की परछाइयाँ बसी रहती हैं। ड्राइवर गाड़ी से उतरता है और दरवाज़ा खोलता है। 3 दिन बीत चुके थे हादसे को और दोपहर के वक्त राजदान के घर के बाहर एक काली गाड़ी रुकती है और एक सजी धजी काली सैकेट कोट और आंखों पर काला चश्मा लगाए आदमी नीचे उतरता है। उसकी चाल में कुछ बेजान आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक मुस्कान जो प्यारी नहीं पर टेढ़ी थी। नाम अमित राजदान। ओंकारनाथ घर से बाहर निकलते हैं और जैसे ही उन्होंने अमित को देखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अरे यार, पुराने दोस्त से भी कोई ऐसी बात करता है? इतना कहते हुए अमित हंसते हंसते ओंकार को गले लगा लेता है। पुराने दोस्त को अब पहचान लिया तो गले में मिल लो यार, हम कहाँ तुम्हारे जिगर को तुमसे दूर कर रहे हैं। दोनों गले मिलते हैं लेकिन उस आलिंगन में जो ऊष्मा थी वो उचित नहीं थी। ओंकारनाथ कहते, इतने सालों बाद अचानक यहाँ क्यों आए हो अमित? कुछ पुराने कर्ज चुकाने बाकी थे शायद मियाँ, इसे तो पूरा करना ही होगा। संवाद की हवा भारी हो चली थी और ईसा सीढ़ियों से नीचे उतरती है, कैफे जाने के लिए तैयार थी और एक अनजान चेहरे को देखकर रुक जाती है। अमित की नजर उसकी ओर जाती है। तो ये है ईशा, वाह, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो और काफी बड़ी हो गई हो। ईशा चौंकती है धीरे से। आप मेरी माँ को जानते थे? अमित एक धीमी खतरनाक मुस्कान के साथ, काफी अच्छे से। और हाँ, अनुप्रिया को भी जानता था, वो भी तुम्हारे जैसी थी,
पर तुम ज्यादा खूबसूरत हो। ओंकारनाथ जैसे इन शब्दों को सुनना नहीं चाहते थे और उन्होंने ईशा से कहा, ईशा, आज कैफे जाने की जरूरत नहीं है, जो हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, अपने कमरे में जाओ। लेकिन ईशा, पापा लेकिन मुझे, कहा ना अपने कमरे में जाओ। और इसके साथ ही कमरा एकदम ठंडा हो जाता है। ओंकार फिर से कहते हैं, अमित, यहाँ बात करने के लिए और भी सब्जेक्ट है। सॉरी दोस्त, पर जिन सवालों को दबा दिया गया है वो अब खुद जवाब मांग रहे हैं। और इसके साथ ही ईशा अपने कमरे में लौट जाती है। ओंकारनाथ फिर से उसे कहते हैं, रुको, कुछ दिन के लिए कैफे नहीं जाना है। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, पर अभी ये सही समय नहीं है। और इसके साथ ही ईशा अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। तभी दादी उसके कमरे में आती है। इस वक्त दूर रहना ही समझदारी है बेटा, हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती है। पर दादी, माँ की बातें, सब कुछ अधूरा है। अब अचानक वो आदमी आकर माँ का नाम, शायद कोई अधूरी बात पूरी करने आया है या कोई अधूरा बदला, वो तुम्हें तय करना है। और इधर ईशा अपने कमरे में, रात हो चुकी है, कमरे की खिड़की खुली है, पर्दा हवा में धीरे धीरे लहरा रहा है। कमरे में एक पीली टेबल लैंप की रोशनी, और अब तक ईशा की नींद नहीं। रात के 1:13 हो चुके थे। उसकी आंखों के सामने रजिस्टर खुला है और वही पुराना स्केच पैड जिसमें कभी उसकी माँ और उसकी बहन की कुछ पेंटिंग रखी होती थी। उसका मन परेशान है। अमित राजदान का चेहरा, उसकी मुस्कान और वो सवाल, अनुप्रिया, जैसे कि ईशा के दिमाग में अटक गए थे। तभी हेडलाइट की एक धीमी रोशनी खिड़की के शीशे पर पड़ती है। ईशा ठिठक जाती है। धीरे धीरे वो उठती है और पर्दा हटाकर बाहर देखती है। गाड़ी ओल्ड मॉडल मर्सिडीज, काले रंग की झील के किनारे पार्क की हुई। धुंध इतनी घनी कि सिर्फ उसके इंडिकेटर की टिमटिमाती रोशनी नजर आती है। ड्राइवर सीट पर वही आदमी, अमित राजदान, साइड मिरर में उसकी ठुड्डी के पास रखे हाथ का हल्का कंपन दिखाई देता है। लेकिन ईशा की नजरें जम जाती है। पीछे की सीट पर कोई है, शायद एक औरत। चेहरे पर हल्का दुपट्टा, पर उसकी गर्दन के पास की लाल रेशमी साड़ी की किनारे हल्के लाइट में चमक रहे थे। वो औरत एकटक ईशा की खिड़की की तरफ देख रही है। अंधेरे और कांच के बीच वो आंखें चमकती है, पर चेहरा जैसे छिपा होता है। ईशा सांस रोक लेती है। वो खुद को तसल्ली देती है, कोई होगा, अमित की कोई साथी। और तभी गाड़ी की बैकलाइट जलती है और बिना किसी आवाज के गाड़ी धीरे धीरे पीछे हटती है। पर वो औरत अभी भी पीछे बैठी और उसका चेहरा धीरे धीरे सामने आता है। एक क्षण के लिए ईशा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो चेहरा किसी पेंटिंग जैसा, किसी पुरानी अधूरी याद जैसा, उसकी माँ की एक अधूरी तस्वीर जैसी, या शायद किसी और चेहरे जैसा। गाड़ी मुड़कर ओझल हो गई थी और कमरे में फिर से वही खामोशी पसर गई थी। ईशा भागती है अपने पापा के कमरे में, डरी हुई, उलझन से भरी हुई, और पहली बार वो पूछती है, पापा, माँ की मौत सच में एक्सीडेंट ही था ना? और इसके साथ ही जैसे उसके पापा सहमे हुए बस उसे देख रहे थे। रात के 2:30 बजे थे। कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे उस रात के रहस्य को काट रही थी। गाढ़ी नींद की चादर पूरे इस मोहल्ले पर पसरी थी, सिवाय एक कमरे के,
और नंगे पांव अपने पिता के कमरे में आई ईशा जब जवाब मांगती है तो जैसे समय और धीमा हो चुका था। ओंकारनाथ कुर्सी पर झुके हुए किसी पुराने खत को पढ़ रहे थे। उंगलियां कांप गई। वो खत मुट्ठी में भींच लिया था उन्होंने, जैसे कोई नाम, कोई सच उस कागज पर सांस ले रहा हो। वो कुछ पल ईशा की तरफ देखते रहे और फिर धीरे से नजरें झुका ली और इतना ही कहा, इस वक्त तुम्हें ये सवाल क्यों आया ईशा? क्योंकि वो फिर लौटा है, अमित राजस्थान, और उसके साथ कोई और भी थी। अभी मैंने गाड़ी नीचे देखी पापा, वो औरत मुझे देख रही थी खिड़की से उसी कार में, और उस चेहरे में मुझे जैसे माँ की परछाई दिखी। सच क्या है पापा? ओंकारनाथ कुछ पल को एक लंबी सांस खींचते हुए चुप रहते हैं। सच सच शब्दों में नहीं छिपता ईशा। सच वक्त के साथ किसी तस्वीर की तरह धुंधला हो जाता है। तुम जिसे सच मानती आई हो वो भी शायद मेरी ही बनाई हुई एक तस्वीर हो। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आपने झूठ कहा था मुझसे, माँ की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। ओंकारनाथ अब कुर्सी छोड़कर खड़े हो चुके थे। अलमारी से एक धूल लगी फाइल निकालते हैं। उस पर नाम था वीना आर राजस्थान, निजी केस फाइल। कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनके पीछे छोटे सवाल उम्र भर हमारी नींद लूटते हैं। वीना गई, पर क्या वो गई थी या उसे ले जाया गया? इसका जवाब आज तक मैं भी नहीं जानता। ईशा सिसकती है। आपने बताया क्यों नहीं? क्यों मम्मी के बारे में सिर्फ उनकी मुस्कुराती तस्वीर रहने दी पापा मेरे पास? क्यों उनके अतीत से पूरा वास्ता नहीं कराया मेरा? क्योंकि हकीकत मुस्कुराहट से कहीं ज़्यादा तेज काटती है ईशा। मैं चाहता था कि तुम उसे वैसे याद रखो जैसी वो थी, ना कि वैसे जैसी वो बन गई थी अपने आखिरी समय में। कमरे में एक भारी खामोशी छा जाती है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदे खिड़की के शीशे पर उसी अजनबी महिला की परछाई को धुंधला कर रही थी। और ईशा धीरे से, वो कौन है पापा जो उस कार में थी? ओंकार धीरे से मुस्कुराता है। शब्दों का एक जाल है ये ईशा। कभी कभी लोग लौटते हैं लेकिन वो वहां नहीं होते जो कभी गए थे। ईशा फिर पूछती, क्या वो हमारी कोई रिश्तेदार है? ओंकारनाथ का गला जैसे सूख रहा था। तुम्हारे सवाल का जवाब शायद जारीन दे पाए तुम्हें, लेकिन उससे मिलना इतना आसान नहीं है। सब कुछ खो देना पड़ेगा तुम्हें। ईशा चौंक जाती है। जारीन? वो कौन है जिसके पास अधूरी कहानियों के पूरे जवाब हैं, पर बदले में वो हर किसी से कुछ लेती है? तुम्हारा सुकून लेगी, तुम्हारा भरोसा लेगी, और कभी कभी तुम्हारी सांसें भी ले सकती, या फिर मेरी तरह तुम्हें अधमरा करके छोड़ सकती। तुम्हें इस पर फैसला करना है ईशा। क्या तुम जारिन से मिलना चाहोगी? ईशा वहीं खड़ी है, पसीने से लथपथ, आंखों में डर और दिल में अंधेरे की दरार। और फिर उसकी फुसफुसाती हुई आवाज आती, मैं जारिन से मिलना चाहती हूँ पापा, और मैं उनसे मिलकर रहूंगी। क्या होना था आगे? आखिर कौन है ये जारिन, और क्या वास्ता है उसका ईशा के अतीत से? जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।